हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैंने ये हिंदी की पाठ्य योजना बनाई है और हमारा इसमें टॉपिक है पर्यायवाची शब्द या फिर हम जिसको बोलते हैं समानार्थी शब्द। ठीक है, और ये कक्षा 5, 6 और 7 के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू में हम सबसे पहले अपनी डिटेल्स लिखेंगे, यानी कि टीचर अपने बारे में लिखेगी और वो सब लिखेगी कि हम किस टॉपिक के बारे में बना रहे हैं, किस सब्जेक्ट हमारा क्या है और हमारी क्लास कौन सी है। वो सब डिटेल्स हम लिखेंगे लेसन प्लान से रिलेटेड। ठीक है, तो शुरू में हम लिखेंगे अध्यापिका का नाम या फिर अध्यापक का नाम, आपका जो भी नाम है, जो पाठ पढ़ाएगी उसका नाम। फिर हम लिखेंगे कक्षा, कौन सी कक्षा के लिए ये पाठ्य योजना है। तो ये 5, 6 और 7 कक्षा के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उसके बाद आ जाएगा हमारा विषय। तो हमारा विषय है हिंदी। आप इस चाहे तो ब्रैकेट में व्याकरण भी लिख सकते हैं कि स्पेसिफाई करने के लिए कि ये हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा शीर्षक, यानी कि हमारा टॉपिक जो कि है समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी दिनांक, यानी किस डेट को आप पढ़ा रहे हैं। उसके बाद अवधि, यानी कि कितना टाइम लगेगा आपको ये पाठ पढ़ाने में। ठीक है, तो 35 मिनट करीबन लगेंगे, तो हमने वो लिख दिया। अगर आपको ज़्यादा लगेगा तो आप ज़्यादा लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे आ जाएंगे सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य का मतलब क्या है, जो हमारे ऐसे उद्देश्य जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी कि हमारी हिंदी व्याकरण को पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं, हम इसमें वो लिखते हैं। तो सबसे पहले है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, यानी कि जब हम बच्चों को हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे तो उनके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। ठीक है, दूसरा है छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा, छात्रों में हिंदी व्याकरण के नियम छात्रों को हिंदी व्याकरण के नियम सिखाना। पांचवा, छात्रों में तर्क शक्ति का निर्माण करना। ठीक है, तो ये हमारे थे सामान्य उद्देश्य। और आप हर अपनी पाठ्य योजना में हिंदी व्याकरण की ये सामान्य उद्देश्य एक जैसे लिख सकते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये इन होल हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सबके सेम हो सकते हैं, मगर उसके बाद हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य हम हर किसी में एक जैसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये विशिष्ट मतलब होता है स्पेसिफिक। तो यानी कि ये हमारे स्पेसिफिकली एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा टॉपिक इसमें पर्यायवाची शब्द है, तो ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, यानी समानार्थी शब्द से रिलेटेड है। तो हम हर किसी लेसन प्लान में अलग अलग यूज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि हम क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो पहला इसमें है छात्रों को समानार्थी शब्द का परिचय देना। दूसरा, छात्रों को समानार्थी शब्द की परिभाषा बताना। तीसरा, छात्रों को समानार्थी शब्द के उदाहरण देना। चौथा, छात्रों को समानार्थी शब्द का दैनिक जीवन में प्रयोग करने के योग्य बनाना। ठीक है, तो ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं। उसके बाद हम अपने लेसन प्लान में लिखते हैं सहायक सामग्री, यानी कि वो सामग्री, यानी कि वो मटेरियल जो हमारे को पाठ पढ़ाने के लिए चाहिए होगा, जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतिका, चार्ट। ठीक है, मॉडल, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो जो आपको चाहिए होगा आदि। उसके बाद हमारा आ जाएगा पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड क्या ज्ञान पहले से है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे बच्चे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले सामान्य शब्दों को जानते हैं। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान फिर हम परीक्षण भी करेंगे, हम देखेंगे कि बच्चों को सच में ज्ञान है या नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है कि अध्यापक जो होता है वो कुछ प्रश्न पूछता है और बच्चे उसका आंसर करते हैं। मेन टॉपिक पढ़ाने से पहले ये होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने पाठ्य योजना में ये 2 कॉलम बनाते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में लिखेंगे अध्यापिका कार्य या फिर अध्यापक कार्य, और फिर हम राइट साइड में लिखेंगे छात्र क्रिया। ठीक है, तो अध्यापक अध्यापिका जो होगी अब वो प्रश्न पूछेगी, तो चार्ट पर लिखे वाक्य दिखाते हो, यानी कि हम एक चार्ट बना के लेके जाएंगे जिसमें कुछ वाक्य लिखे होंगे और हम वो दिखाते हुए बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा, मेरी माँ बहुत अच्छा गाती है। ठीक है, ये वाक्य है। दूसरा, मेरी माता बहुत अच्छा गाती है। ठीक है, हम प्रश्न पूछेंगे इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। तो बच्चे बोलेंगे पहले वाक्य में माँ शब्द प्रयोग हुआ है और दूसरे में माता। ठीक है, उन्हें यही फ़र्क दिख रहा है। तो दूसरा प्रश्न हम पूछेंगे, क्या इन 2 अलग शब्दों के प्रयोग होने से वाक्य के अर्थ में कोई बदलाव आया है। ठीक है, तो बच्चे बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न हमारा ये होगा, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं जिनके अर्थ एक समान होते हैं। तो
बच्चों के लिए ये समस्यात्मक प्रश्न होगा, ठीक है, यानी कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, उन्हें इसका जवाब नहीं पता होगा, ठीक है, जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है और हमारे टॉपिक की ओर संकेत करता है। तो अब हम देंगे उनको उद्देश्य कथन, ठीक है। अब हम बताएंगे कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि हम जब शुरू में एंटर करते हैं क्लास में तो हम नहीं बताते हैं कि हम क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चंस पुट अप करते हैं जो वो पहले से कुछ पढ़ चुके होते हैं, या उनकी नॉलेज के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से जो हमारे टॉपिक को रिलेट करता है, और फिर हम बताते हैं कि बच्चों अब हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे, तो इसीलिए हम उद्देश्य कथन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम बोलेंगे बच्चों आज हम समानार्थी शब्द के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अनाउंसमेंट हो गया टॉपिक का, ठीक है। अब बच्चों को पता है कि हम इस बारे में पढ़ाएंगे, तो अब हमारे को पढ़ाने का टाइम आ गया, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण हमारा अगला टॉपिक होगा, ठीक है। तो देखिए लेसन प्लान जो होता है ना, कोई पाठ्य योजना जो होती है वो वैसे ही चलती है जैसे जैसे हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि लेसन प्लान क्या है, एक प्लान है ना लेसन को पढ़ाने का, तो वो वैसे ही चलती है जैसे हमारा प्लान बनता है कि हमारे को क्या क्या चाहिए होगा, क्या हमारे एम्स हैं इसको पढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बच्चों से क्या प्रश्न पूछेंगे, फिर हम उनको अनाउंस करेंगे, फिर हम पढ़ाएंगे एक्चुअल में। तो वो जैसे जैसे प्लानिंग चलती है वैसे वैसे ही हमारे लेसन प्लान के टॉपिक्स होते हैं। तो इन्हें याद करना बहुत आसान है अगर आप इस तरीके से सोचें तो उसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण आ जाता है, और प्रस्तुतिकरण के लिए हम इसमें 4 पार्ट में हम अपना पेज को डिवाइड करते हैं, ठीक है, लेसन प्लान में। तो पहला होता है शिक्षण बिंदु, दूसरा होता है अध्यापिका क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं, और चौथा होता है शामपट कार्य, ठीक है। तो पहला हमारा शिक्षण बिंदु है समानार्थी शब्द की परिभाषा। तो हम पहले क्या बताएंगे, अध्यापिका जो होगी वो बच्चों को समानार्थी शब्द की परिभाषा समझाएगी, ठीक है। तो बताएगी समानार्थी का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द। ये शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि उनका सेम मीनिंग होता है। इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। तो छात्र क्रिया क्या होगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और शामपट कार्य क्या होगा, शामपट पर हम लिख देंगे ऐसे समानार्थी शब्द 2 शब्दों से बना है ना, समान प्लस अर्थ, ऐसे मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम उसकी परिभाषा लिख देंगे। जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं, इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। और मैं बताऊं, आप ये लेसन प्लान जो है अपनी डेमो क्लास के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी डेमो क्लास में भी ऐसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम कुछ चार्ट वगैरह या कुछ मटेरियल लेके TLM लेके जाते हैं तो जो हमारे इंटरव्यूअर होता है वो हमसे ज़्यादा इम्प्रेस होता है, ठीक है, कि हमने कुछ मेहनत करी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो दूसरा हमारा, चलिए आगे देखते हैं, दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु होगा समानार्थी शब्द के उदाहरण। तो समानार्थी शब्द के क्या उदाहरण है, जैसे यह काम बहुत सरल है, दूसरा यह काम बहुत आसान है। तो हम छात्र क्या करेंगे, छात्र समझेंगे और यही 2 सेंटेंसेस हम ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे, ठीक है। और उसमें सरल और आसान को हम अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं कि ये क्या है, समानार्थी शब्द हैं, हम उनको समझाएंगे, ठीक है, कि सरल और आसान जो होते हैं वो समानार्थी शब्द होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका मतलब एक जैसा होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट भी करके बताना कि आपको कैसे लगी। उसके बाद तीसरा हमारा शिक्षण बिंदु है अन्य उदाहरण, ठीक है। तो अब हम और एग्जाम्पल्स देंगे बच्चों को। सो अध्यापिका क्या करेगी, अध्यापिका श्यामपट पर समानार्थी के अन्य उदाहरण लिखती है, ठीक है। और छात्र क्या करेंगे, छात्र अपनी कॉपियों में लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम हेडिंग डाल देंगे अपने श्यामपट पर समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द, और फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि पहला है दिन, ठीक है। तो दिन का क्या होता है, दिन को और क्या बोलते हैं हम, दिन के क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं, दिवस और वार, ठीक है, इनका सेम मतलब होता है, ठीक है, बस शब्द अलग है। दूसरा है आँख, उसका क्या होता है, नेत्र नयन। तीसरा मनुष्य, आदमी नर, सूर्य सूरज रवि, हवा पवन समीर, वर्षा बारिश बरसात, धरती पृथ्वी भूमि, चांद चंद्रमा चंद, घर गृह सदन, पानी जल नीर, ठीक है। तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द थे।
इसके बाद ये हमारा हो गया। उसके बाद हम पूछेंगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न क्या होते हैं? ये हम पूरा पाठ पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, ठीक है, जानने के लिए कि उनको हमने जो पढ़ाया वो समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो पहला प्रश्न जैसे है, समानार्थी शब्द की परिभाषा बताओ। हमने उन्हें बताई है तो वो हमें बता पाएंगे अगर उन्होंने ढंग से सुनी होगी तो और समझी होगी, ठीक है। दूसरा है, समानार्थी शब्द को और क्या कहते हैं। तीसरा, समानार्थी शब्द किन दो शब्दों को मिलाकर बना है। चौथा, सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताओ, ठीक है। उसके बाद हम उनको गृह कार्य देंगे। गृह कार्य मतलब होमवर्क, जो कि बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो हमारा गृह कार्य क्या है, ये हम उसको बोर्ड पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम डिक्टेट भी कर सकते हैं, ओरली भी बोल सकते हैं। तो पहला है कि सही समानार्थी शब्द पर ऐसे टिक का निशान लगाओ, ठीक है। तो पहला है घर। घर के हमने दो ऑप्शन दिए, गृह और भूमि। तो इसमें से जो भी सही है उस पर टिक लगाना है, ठीक है, सही का निशान लगाना है। दूसरा है आँख, वन, नेत्र। तीसरा दिन, रवि, दिवस। चौथा वर्षा, बारिश या समीर। पांचवा पानी, जल या चंद, ठीक है। तो ये हमारा था गृह कार्य, ठीक है। और ये यहाँ मेरा लेसन प्लान ख़त्म होता है, मेरी पाठ्य योजना ख़त्म होती है। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि आप सब देख तो लेते हैं वीडियोस मगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये मेरी शिकायत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।